हम लोग बात कर रहे हैं गोल्जी एपरेटस की, तो यहाँ से हम लोग अब डिस्कस करेंगे फर्दर। गोल्जी एपरेटस की बात हमने की थी थोड़ी बहुत। ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम का डिस्कशन हमने किया था कि किस टाइप से जो न्यूक्लियस से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच्ड है, और यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा है? हाँ, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। और ये जो प्रोटीन है ये फिर फर्दर फोल्ड होकर और प्रोसेस होने के लिए आगे वेसिकल्स के फॉर्म में जाती है। कहाँ पर? गोल्जी एपरेटस के पास। गोल्जी एपरेटस जिसका डायग्राम हमने बनाया था, सिस फेस और ट्रांस फेस हमने बोला था। सिस फेस जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ है, ये जो है दिस वन, ये सिस फेस है। और सिस फेस देखो कैसी है, मैं अलग से यहां पर ही बना दूं, ये इस टाइप से है। तो यहां पर क्या है, ये कॉन्वेक्स सरफेस है और ये क्या है, कॉनकेव है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जो कॉन्वेक्स सरफेस है वो फेस करती है किस तरफ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ, ठीक है। और यहां से नई नई वेसिकल्स बनेंगी ना एक्चुअली, तो ये होगा सेल मेम्ब्रेन की तरफ। तो कॉन्वेक्स सरफेस सिस फेस है और कॉनकेव जो है वो ट्रांस फेस है, ठीक है। अच्छा, आफ्टर दैट देखिए, कैमिलो गोल्जी फर्स्ट ऑब्जर्व्ड डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स नियर द न्यूक्लियस। अब रेटिकुलर स्ट्रक्चर देखो, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन का पॉइंट आ जाता है कि द रेटिकुलर स्ट्रक्चर विच आर फाउंड नियर न्यूक्लियस एंड विच आर डेंसली स्टेन्ड। तो अब यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो नाम है, उस नाम की वजह से हमें लगता है कि आंसर होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि बाय डेफिनेशन यहाँ पर डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स जो हैं ये न्यूक्लियस के पास पाए जाने वाले ये गोल्जी एपरेटस है। इसके बाद दीज वर नेम्ड आफ्टर गोल्जी, कैमिलो गोल्जी, ठीक है। गोल्जी बॉडीज बोला हमने, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोला, गोल्जी एपरेटस बोला। दे कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट डिस्क शेप सैक्स और सिस्टर्नी। जबकि ऊपर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने क्या देखा था, वहां पर हमने देखा था वहां पर इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क है, जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिस्क का नेटवर्क है। नेटवर्क क्या है मतलब ग्रुप है, ठीक है। अच्छा, इनका जो ल्यूमन है, ल्यूमन में क्या होगा 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर, और आपको याद है बैक्टीरिया कितना होता है 2 माइक्रोमीटर तक का, है ना। रिलेशन कुछ नहीं है लेकिन मतलब डायमेंशन की बात आई तो मैं बोल रहा हूँ। These are stacked parallel to each other, जैसा कि आपको पता चल रहा है यहाँ पर देखने में आ रहा है, ठीक है, पैरेलल है ये एक दूसरे के। इसके बाद वेरीड नंबर ऑफ सिस्टर्नी आर प्रेजेंट इन द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये कोई फिक्स नहीं है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही देख लें हम, ऊपर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कितने लेयर्स प्रेजेंट होंगे उसका कुछ फिक्स नहीं है नंबर, ठीक है, वैसे इनका फिक्स नहीं है। So the Golgi cisternae are concentrically arranged near nucleus. Concentrically arranged कहने का मतलब क्या हो गया, अभी मैं आपको बता देता हूं, लेकिन जो हम पढ़ चुके हैं वो यहाँ पर आ गया है तो वो देख लो। डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मतलब सिस या फॉर्मिंग फेस और कॉनकेव ट्रांस या मैच्योरिंग फेस। तो अब इसको समझ लीजिए, जो हमने डायग्राम यहाँ पर बनाया था, दोबारा से देख लीजिए इस चीज को कि ये इस टाइप से होंगी और वेसिकल्स कहां से आ रही हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इस तरफ से आ रही है। मैं यहां लिख देता हूं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और ये कहलाएगा सिस फेस या फॉर्मिंग फेस या क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स फेस, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्मिंग क्यों है, क्योंकि यहाँ से इसके ल्यूमन में कंटेंट आ रहा है छोटी छोटी वेसिकल्स के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं गोल्जी बॉडी का ल्यूमन बन रहा है, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पर प्रोटीन की जो प्रोसेसिंग होनी है फर्दर, ठीक है, चाहे वो ग्लाइकोसाइलेशन हो या रिलेटेड जो प्रोसेसेस होती हैं वो हो, या लाइसोसोम का फॉर्मेशन हो, अल्टीमेटली वेसिकल्स का फॉर्मेशन हो। तो यहाँ पर ये मैच्योरेशन हो रहा है, इसका मैच्योरिंग फेज। अब थोड़ा सा इसको अगर आप इस कंसेप्ट को समझोगे नहीं तो ऐसे लगेगा कि ये फॉर्म हो रही है ना, तो फॉर्मिंग फेज ये होना चाहिए, नहीं। गोल्जी बॉडी कहाँ फॉर्म हो रहा है, गोल्जी बॉडी का ल्यूमन कैसे इंक्रीज हो रहा है या मेंटेन है, इनकी वजह से। तो फॉर्मिंग फेज ये होगा, ये बना रहा है मैच्योर होके।
मैच्योर हो गया क्या मतलब जो प्रोटीन्स यहाँ पर आए, इन प्रोटीन्स की प्रोसेसिंग हो गई और एक सिस्टर्नी से, बेटा यहाँ देखो, एक सिस्टर्नी से दूसरे सिस्टर्नी पे भी वेसिकल के फॉर्म में ही कंटेंट जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली मैच्योर होके जो वेसिकल्स निकलेंगी वो यहाँ निकलेंगी। ठीक है, लोकलाइजेशन जो है कहां पर इन वेसिकल्स को जाना है वो सब यहाँ होगा। तो ऐसा है, the cis and the trans phases of the organelle are entirely different but interconnected. They are entirely different but interconnected. Interconnected कैसे? ऐसे ही वेसिकल्स के फॉर्म में। अब यहाँ पर हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो 2015 का है कि डिस्क शेप सैक्स जो होती हैं, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। डिस्क शेप सैक्स और सिस्टर्नी ये कहाँ पाई जाती हैं? तो दीज आर फाउंड इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स। आफ्टर दैट इसके फंक्शन पे क्वेश्चन है जो अभी हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर द गोल्जी एपरेटस प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ क्या? पैकेजिंग। ठीक है, पैकेजिंग। किसकी पैकेजिंग करेगा? जो चीज रिसीव हो रही है। क्या रिसीव हो रहा है भाई? वहां से प्रोटीन रिसीव हो रहा है। ठीक है, तो डिलीवर्ड आइदर टू द इंट्रासेल्युलर टारगेट्स और सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल। कहीं पर भी वेसिकल जानी हो, ये कहां से निकलेगी? कार्गो सेंटर कौन है? क्या बोल सकते हैं इसको हम? कार्गो सेंटर ऑफ सेल। Material to be packaged in the form of vesicle from the ER fused with the cis phase, जैसे कि ऊपर अभी हमने देखा था कि cis phase से ये फ्यूज हो रही है। ठीक है, और Golgi apparatus and move towards the maturing phase. Maturing phase पर आकर फिर वेसिकल्स के फॉर्म में बन जाते हैं। So this explains why the Golgi apparatus remains in close association with the endoplasmic reticulum। अब यहाँ पर क्वेश्चन का पॉइंट आ गया। ये क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द रीजन ऑफ क्लोजनेस बिटवीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द गोल्जी एपरेटस। ठीक है, व्हाई इज इट सो? बिकॉज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो वेसिकल निकलनी है वो प्रोसेसिंग के लिए गोल्जी एपरेटस के पास ही जाएंगे। तो इसलिए इनकी जो प्लेसिंग है, इनकी जो लोकेशन है सेल में, वो आसपास ही होती है। A number of proteins synthesized by ribosomes on the endoplasmic reticulum are modified in the cisternae of Golgi apparatus, जैसा कि अभी हमने डायग्राम में भी देखा था। Before they are released from its transphase, transphase से रिलीज हो वेसिकल के फॉर्म में, इससे पहले उनकी प्रोसेसिंग हो जाती है। It is important site of the formation of glycoproteins and glycolipid, और यहीं पे important point है, site of the formation of glycoproteins and glycolipid। आप क्या बोलते हो बेटा? जो प्रोटीन बनने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन हो गया। ट्रांसलेशन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे हो गया, उसके बाद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से वो वेसिकल्स के फॉर्म में प्रोटीन आ गया गोल्जी एपरेटस में। गोल्जी एपरेटस में उन प्रोटीन्स का मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग हो रही है। अब आप कहेंगे सर मॉडिफिकेशन मतलब? मॉडिफिकेशन यानी कि वहां पर एक ग्लाइकोसाइल ग्रुप होता है हमारे पास, तो ग्लाइकोसाइल ग्रुप जब प्रोटीन पर लग जाएगा, ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? ग्लाइकोसाइलेशन। ठीक है, ग्लाइकोसाइलेशन। और उसके बाद फिर इसका ट्रांसपोर्ट होगा वेसिकल के फॉर्म में। ठीक है, तो आप क्या कहोगे? ये जो प्रोटीन का मॉडिफिकेशन यहां पर हुआ है, इसको आप क्या कहोगे? विच काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन यू विल कॉल दिस? हम कह सकते हैं ना कि ये एक पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन है। प्रोटीन बन गया, उसके बाद हुआ है ना ये, तो ये जो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन है, यही क्वेश्चन का पॉइंट है। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड ग्लाइकोसाइलेशन प्रोसेस। ठीक है, तो 2013 का तो ग्लाइकोसाइलेशन प्रोटीन का और लिपिड्स का जो होता है वो यहीं पर होता है। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ लिपिड्स। जैसे ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन होना है, तो ये भी यहां पर होगा। 2013 का क्वेश्चन ये है, और साथ ही साथ 2019
और 20 का क्वेश्चन ये है। ठीक है, फिर 2018 का क्वेश्चन है कि सिक्रीटरी वेसिकल्स कहां से बनेंगी। सिक्रीटरी वेसिकल्स, सिक्रीटरी वेसिकल यानी कि कुछ अगर सिक्रीशन करना है सेल के बाहर, हाँ सेल के बाहर अगर कोई सिक्रीशन करना है तो वो मैच्योरिंग फेज से बनेंगी, तो सिक्रीटरी वेसिकल्स की बात हो गई। अच्छा, इसके बाद एक और सिंपल सा क्वेश्चन आ रखा है 2015 का कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होता है क्या। अब वहां पर मैच ऑफ द फॉलोइंग इस टाइप से आया होगा, तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल की कैटेगरी में गोल्जी एपरेटस आएगा। ठीक है, तो गोल्जी एपरेटस हमने देखा कि किस टाइप से यहाँ पर सिस्टर्नी होती है। एक्चुअली कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसके बाद फिर ये रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, डेंसली स्ट्रेन्ड होते हैं, सिस्टर्नी के ग्रुप्स होते हैं, और यहाँ पर सिस फेस और ट्रांसफेस होती है। ये वेसिकल्स को रिसीव करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, प्रोसेसिंग करता है और वेसिकल्स के फॉर्म में उसको फिर पैकेजिंग करके ट्रांसपोर्ट कर देता है, चाहे तो इनसाइड द सेल चाहे आउटसाइड द सेल, कहीं पर भी उसका ट्रांसपोर्ट होना हो वो यहीं से होता है। लाइसोसोम का फॉर्मेशन भी यही करता है। ठीक है, तो इस टाइप से हमने ये देख लिया कि प्रोटीन की जो प्रोसेसिंग है फर्दर, या लिपिड्स की प्रोसेसिंग है, ग्लाइकोलिपिड, ध्यान रहे हमने प्रोटीन पे काफी ज्यादा जोर दे दिया है, तो लिपिड को भूलना नहीं है। ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन्स का फॉर्मेशन यहीं से होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लाइसोसोम की। लाइसोसोम, सोम मतलब बॉडी, लाइसो मतलब लाइटिक से आ रहा है। ठीक है, यानी कि जिसमें ब्रेक करने की कैपेसिटी हो। क्या ब्रेक करने की? ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं, तो क्या ब्रेक करेगा? सब कुछ ब्रेक कर सकता है। जैसे लाइपेज है तो लिपिड ब्रेक कर देगा, प्रोटीएज है तो प्रोटीन ब्रेक कर देगा, कार्बोहाइड्रेट्स यानी अमाइलेजेस हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक कर देगा, लेकिन करता नहीं रहता हमेशा। क्यों? क्योंकि क्या है, क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड है, खुले नहीं है एंजाइम जो है, वो ओपन नहीं है, ओपन ग्रुप नहीं है, जिसको लाइसोसोम कह रहे हैं, क्लोज्ड ग्रुप है। ठीक है, कहां से बनते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जी एपरेटस। आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल हैव बीन फाउंड टू बी वेरी रिच। आइसोलेटेड यानी कि जो हमने वहां से आइसोलेट की है और उन पे स्टडी की है, अगर उनको देखें तो उनमें क्या क्या चीजें होती है, ऑलमोस्ट हर टाइप का वहां पर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाएगा। ऑप्टिमली एक्टिव एट द एसिडिक पीएच, इनके एक्टिवेशन के लिए कैसा पीएच रिस्पॉन्सिबल है? एसिडिक। हर एंजाइम का बायोमोलिक्यूल में भी हम पढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है। वैसे आप लोगों को आइडिया है कि हर पीएच का, हर एंजाइम का एक्शन जो है एक ऑप्टिमम पीएच पे होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर पे होता है। So these enzymes are capable of digesting carbohydrates, proteins, lipids, nucleic acids. यहाँ पर एक कैटेगरी नहीं है न्यूक्लियेजेस, वो भी लिख सकते हैं आप, न्यूक्लियेजेस भी होंगे। ठीक है, तो इस टाइप से है यहाँ पर। अब यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए हुए हैं। तो सर, हाँ जी सर इसको एसिडिक पीएच चाहिए, तो वो एसिडिक पीएच कहाँ से आता है? मतलब साइटोप्लाज्म तो वैसा है। हाँ, चैनल्स हैं, जो सेल मेम्ब्रेन में चैनल्स हैं उन पर भी फर्क पड़ेगा, उन पे फर्क पड़ेगा तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन अंदर बढ़ेगी, एसिडिक पीएच मिल जाएगा। ठीक है, नॉट इन जनरल कंडीशन कह सकते हो, या तो जैसे लाइसोसोम बनते हैं, आपने सुना है लाइसोसोम की पूरी साइकिल होती है, मतलब उसने कुछ रिसीव किया तो फैगोसोम बन जाएगा। जैसे फैगोसाइटोसिस हुई, फैगोसाइटोसिस हुई हाँ, ये पैकेज में है, वो है ना, अलग अलग पोलिमर फैगोसाइटोसिस होता हुई है। तो फैगोसोम बना, लाइसोसोम उससे कंबाइन कर गया तो फैगोलाइसोसोम हो गया, है ना। प्राइमरी स्टेज आई, सेकेंडरी स्टेज आई, उसके अंदर प्रोसेसिंग हो रही है, तो उसके अंदर हमारे पास एसिडिक पीएच अवेलेबल है। जब एपोप्टोसिस या प्रोग्राम सेल डेथ होनी होगी तब तो पूरा ही एसिडिक पीएच इसको मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन कैसा आया है कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर लाइसोसोम होता है क्या? बिल्कुल होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास 2016 का, नीट फेज 1 2016 का क्वेश्चन है। फिर 2015 का क्वेश्चन है कि ये मेम्ब्रेन बाउंड है, वही
जो ऊपर हमने गोल्जी एपरेटस में भी किया था ना, वो मैच द फॉलोइंग वाला था, तो इसका भी आया हुआ है क्वेश्चन। इसके बाद लाइसोसोम में कहीं आपने पढ़ा कि इसमें डीएनए या आरएनए कुछ होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। तो इट लैक्स डीएनए, यहां पर डीएनए या आरएनए नहीं होता। 2019 का क्वेश्चन है। इसके बाद इसका ओरिजिन कहां से है, ये बनता कहां से है? गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस। तो गोल्जी एपरेटस से जो इसका फॉर्मेशन है, ये 2019 का क्वेश्चन। ओके, अब ये इस टाइप से है, केरला या उड़ीसा इस टाइप से है, ऐसा नहीं है कि 2019 में ही 3-4 क्वेश्चन इससे पूछ लिए गए, ऐसा नहीं हो, तो अलग अलग है। यस सर। वैक्यूल्स, वैक्यूल्स की बात करें तो वैक्यूल इज मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस। दोबारा से ध्यान रखें, राइबोसोम को ध्यान रखो, सेंट्रोसोम को ध्यान रखो। राइबोसोम और सेंट्रोसोम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, लाइसोसोम वैक्यूल होते हैं, ठीक है। तो पहली बात क्या हमने देख ली यहाँ पर कि ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, इट कंटेन्स, अब इसमें कंटेंट क्या क्या है? वाटर है, सैप है, सैप यानी कि एक विस्कस फ्लूइड, ठीक है, जिसमें कि डिफरेंट टाइप के सॉल्यूट्स हों। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, वाटर और सैप कहने की जगह अगर केवल सैप भी कह देते तो भी चलता, क्योंकि सैप जो है उसमें वाटर और सॉल्यूट दोनों चीजें होती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड अदर मटेरियल्स which are not directly useful for the cell, लेकिन एज अ सॉल्यूट जो है वो सैप का फॉर्मेशन कर देते हैं, जिससे कि जो वैक्यूल है वो रिजर्वॉयर हो पाता है कई सारे सॉल्यूट का। The vacuole is bound by a single membrane, ऊपर भी हमने बोला कि मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये जो सिंगल मेम्ब्रेन है इसका नाम क्या है? टोनोप्लास्ट। पहले इस पे क्वेश्चंस आते थे, यानी 2012 के पहले अगर हम देखें तो इस पे क्वेश्चन है, अदरवाइज इसका जो कंटेंट है इस पे क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। यानी कि ये जो है, ये जो चीजें हैं, इट कंटेन्स व्हाट, तो 2019 का क्वेश्चन है। इसके बाद इन प्लांट सेल्स the vacuoles can occupy up to 90% of the volume of cell। क्वेश्चन नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि हमने ऊपर स्ट्रक्चर में भी देखा था, याद है आपको जब हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल का स्ट्रक्चर देखा था? जी सर, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल थी वहां पर, हाँ हाँ। चलो 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 जाल बिच अरे वाह देखो क्या गजब टाइमिंग है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, तो इसी की बात कर रहे हैं हम। ये जो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, इसमें ये जो स्ट्रक्चर है इसको हमने क्या कहा है? टोनोप्लास्ट। इसको हमने कहा है टोनोप्लास्ट, यानी कि वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है उसको हमने कहा है टोनोप्लास्ट। सो इन प्लांट्स, ऑब्वियसली प्लांट्स में ही मिलेगा। In plants, the tonoplast facilitates the transport of a number of ions and other material against concentration gradient into the vacuole। टोनोप्लास्ट में ऐसे करियर चैनल्स होते हैं जो कि अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। वैक्यूल के अंदर बहुत सारे आयंस और अदर मटेरियल्स रिजर्व के फॉर्म में रहते हैं, hence their concentration is significantly higher in the vacuole than in the cytoplasm। जब जरूरत पड़ेगी तो साइटोप्लाज्म में चले जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे वैक्यूल की बात हुई है तो वैक्यूल की अलग अलग डायमेंशंस है। अब देखो यहाँ पर अमीबा की बात करें तो अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एक्सक्रीशन। भाई अमीबा है पैरामीशियम में, पैरामीशियम में भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है, हमने पढ़ा है एक्सक्रीशन के लिए। इन मैनी सेल्स एज इन प्रोड्यूस्ड फूड वैक्यूल भी होती है, आर फाउंड बाय एनगल्फिंग द फूड पार्टिकल। अमीबा में सीडोपोडिया से जब ये एनगल्फ हो जाता है, एनगल्फ होने के बाद जो वो वैक्यूल बनती है उसको फूड वैक्यूल कहते हैं। सो वैक्यूल एक जो टिपिकल वैक्यूल है वो तो प्लांट्स में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होती है, लेकिन इसके अलावा वैक्यूल्स की डिफरेंट फॉर्म्स भी हैं जो एक्सक्रीशन और न्यूट्रिशन में हेल्प करती हैं। इज दिस क्लियर? ठीक है सर। हाँ, अब पूछें। हाँ यस सर, इन्होंने बोला इम्पोर्टेंट फॉर ऑस्मोरेगुलेशन इन एक्सक्रीशन, वहाँ पे ऑस्मोरेगुलेशन भी आएगा। इम्पोर्टेंट फॉर ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, हाँ जो एक्सेस जो वो है, एक्सेस जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, जो एक्सक्रीटरी मटेरियल्स हैं, वो जब बाहर निकलेंगे तो वाटर के साथ बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो उसमें जाहिर सी बात है एक्सक्रीशन भी हो गया और ऑस्मोरेगुलेशन भी हो गया।
ठीक है, तो वैसा है। अमीबा के बारे में तो हम ये कहते भी हैं कि अगर वो सॉल्ट मतलब मरीन स्पीशीज हैं, मरीन स्पीशीज को अगर आप देखोगे तो वहां पर बाहर वाटर कैसा है, हाइपरटोनिक। हाँ, है ना, अमीबा है। अब अमीबा में ये न्यूक्लियस हो गया, और अब यहाँ पर जो वाटर है, ये वाटर अगर कैसा होगा, हाइपरटोनिक होगा। हाइपरटोनिक कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो यहाँ पर वाटर ज्यादा होगा कि नहीं, वाटर अगर ज्यादा होगा तो इसके बाहर निकलने के चांसेस हैं, है ना। तो यहाँ पर वो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल तो नहीं होगी ना जो कि पानी को बाहर निकालती है, लेकिन ये है क्या, मरीन। लेकिन अगर फ्रेश वाटर की बात करें, जो फ्रेश वाटर स्पीशीज होंगी अमीबा की, उसमें क्या होगा, आसपास कैसा वाटर है जिसकी टोनिसिटी कम है, यानी कि ये जो वाटर है ये यहां से बाहर जाएगा नहीं, वाटर अंदर आएगा, एक्सेस वाटर अंदर आएगा। तो जब एक्सेस वाटर अंदर आएगा तब तो ये बर्स्ट हो सकता है, भाई गड़बड़ है ना। तो ऐसा ना हो इसके लिए यहाँ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है जो कि एक्सेस वाटर को बाहर निकालती है। अब ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल अगर हम इस अमीबा की स्पीशीज को, फ्रेश वाटर को मरीन में डाल दें तो ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल डिसअपियर हो जाती है। क्यों? बिकॉज देयर इज नो नीड टू एक्सपेल द वाटर आउटसाइड, ओके, क्योंकि वाटर की एबंडेंस अंदर है ही नहीं, ठीक है। लेकिन फ्रेश वाटर में देखें तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होगी, अगर आप उसको शिफ्ट कर देते हैं मरीन वाटर में तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल विल डिसअपियर, ठीक है। अच्छा, अब देखें, नेक्स्ट है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो हमने वैक्यूल देख लिया कि वैक्यूल जो है वो एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, जो कि जिसकी मेम्ब्रेन को हम डोनोप्लास्ट कहते हैं, और डोनोप्लास्ट अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कई मिनरल्स को, कई आयंस को अपने अंदर स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो रिजर्व के फॉर्म में स्टोर करके रखेगा, जब रिक्वायरमेंट होगी तब वो रिलीज कर देगा। प्लांट्स में मेनली हम टिपिकल वैक्यूल की बात करते हैं, लास्ट सेंट्रल होता है, अदरवाइज कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल और फूड वैक्यूल भी इसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जो कि मतलब प्रोटिस्ट में एग्जांपल हमने दिया है। अब हम बात करते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल की, जो कि 2013 से पहले पूछा गया था रिपीटेडली, उसके बाद से तो एक भी बार ये क्वेश्चन नहीं पूछा है, क्योंकि काफी क्वाइट कॉमन है, ठीक है। सो माइटोकॉन्ड्रिया की बात हम करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन है ये इसका, इसमें आपको क्लियरली दिख रहा है। पहली बात जो यहाँ पर क्लियर हो रही है हमें, वो ये है कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। आप देख रहे हैं आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है। इसके बाद आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में ये जो स्पेस है, ये वाला जो स्पेस है, इसको क्या कहा गया है, इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। फिर इनर मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी मटेरियल एनक्लोज्ड है उसको हमने कहा है मैट्रिक्स, दैट वी आर कॉलिंग एज मैट्रिक्स। और एक्चुअली ये जो डिजाइन है इनर मेम्ब्रेन का, ठीक है, इसको हमने कहा है क्रिस्टा। दीज आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, क्रिस्टा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इसके स्ट्रक्चर की। अब हम यहाँ पर लाइन टू लाइन पढ़ लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, सिंगुलर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियन, अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन्ड आर नॉट इजीली विजिबल। ऊपर भी हमने कहा डेंसली स्टेन्ड गोल्जी बॉडीज, ठीक है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन्ड आर नॉट इजीली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ये वेरी करता है। वेरी क्यों करता है? क्योंकि एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है हर सेल को वो अलग अलग होती है, क्योंकि उसमें जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हो रही हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, उनका जो रेट है, उनका जो रिक्वायरमेंट है सेल की एक्टिविटी के बेसिस पे वो अलग अलग है। सो अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया को एटीपी का सोर्स मानते हैं तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड करेगा। हायर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होगी तो हायर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया उस सेल में होंगे। इन टर्म्स ऑफ जैसे कि जो लेग मसल ऑफ फ्लाई होती है, ठीक है, उसको बिल्कुल जल्दी जल्दी मूव करना होता है ना, तो वहां पर ज्यादा होंगे, ठीक है। ह्यूमन मसल सेल्स जो होती हैं वहां पर ज्यादा होंगे,
वैसा है। तो इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज आल्सो कंसिडरेबल डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इज ऑब्जर्व्ड। न केवल नंबर, शेप और साइज भी इनका अलग अलग होता है। टिपिकली इट इज अ सॉसेज शेप। सॉसेज जो है खाने की चीज होती है, देश में काफी खाई जाती है सॉसेज, इस टाइप का होता है। अब नॉन वेज में आ जाएगा, उसकी बात नहीं करते, चलो आगे बढ़ते हैं। सिलिंड्रिकल, हैविंग अ डायमीटर ऑफ 0.2 to 1.0 माइक्रोमीटर, एवरेज 0.5 माइक्रोमीटर, डाया और लेंथ है 1.0 से 4.1 माइक्रोमीटर। अब आप इसको ना हमेशा बैक्टीरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो, क्योंकि उसके आसपास की रेंज यही होती है। 1 से 4 माइक्रोमीटर बोला है ना इन्होंने, और बैक्टीरिया कितना होता है 1 to 2 माइक्रोमीटर, जनरल जो एनसीईआरटी में हमारे पास गिवन है वो, ठीक है। तो ईच माइटोकॉन्ड्रियन इज अ डबल मेम्ब्रेन माउंट, जैसे कि अभी हमने कहा, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन यहाँ पर होती है। डिवाइडिंग इट्स ल्यूमन डिस्टिंक्टली इनटू 2 एक्वस कंपार्टमेंट। एक्वस यानी कि वाटर ही है, चाहे हम मैट्रिक्स की बात करें और चाहे इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस की बात करें। तो मैट्रिक्स यहाँ पर होता है। जो आउटर मोस्ट लिमिटिंग बाउंड्री है वो आउटर मेम्ब्रेन बनाती है, और इनर मेम्ब्रेन बनाती है फोल्ड्स। क्रिस्टी प्लूरल हो गया, क्रिस्टा सिंगुलर था, मैट्रिक्स की तरफ। इससे होगा क्या, इन फोल्ड्स से सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, इंक्रीज इन द सरफेस एरिया। फायदा क्या, मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं, जब हमने बैक्टीरिया पढ़ा था, बैक्टीरिया में हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था जिसको हमने कहा था मीजोसोम, और मीजोसोम के हमने 6-7 फंक्शन पढ़े थे, जिसमें हमने कहा था कि सरफेस एरिया बढ़ा देता है, और इसकी वजह से इसमें जो नंबर ऑफ एंजाइम्स होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पर वही बात है। जो क्रिस्टी है, क्रिस्टी पे डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स और एंजाइम्स होते हैं, चैनल्स होते हैं, उनके नंबर बढ़ जाएंगे अगर क्रिस्टी का सरफेस एरिया बढ़ेगा तो जो दो मेम्ब्रेन्स हैं, the two membranes have their own specific enzymes associated with the mitochondrial function. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होने वाले जो फंक्शंस हैं, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल एंजाइम्स हैं, वो स्पेसिफिक एंजाइम्स आउटर और इनर मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं। और जो मेन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो माइटोकॉन्ड्रिया करता है, वो क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज में ये हेल्प करेगा। सेल्यूलर एनर्जी, यानी कि सेल्यूलर जो एनर्जी करेंसी है एटीपी, इसका फॉर्मेशन करेगा, इसलिए पावर हाउस कहलाता है। अब इसका जो मेन ल्यूमन है, आपसे पूछेंगे मेन ल्यूमन क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का, तो आप क्या कहेंगे, सर मेन ल्यूमन जो है ना वो मैट्रिक्स है। बाकी इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस तो एक एक्वस कंपार्टमेंट है, ये आउटर मोस्ट, लेकिन जो इनर वाला है वो है मेन। तो मैट्रिक्स आल्सो पोजेस सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, जैसे कोई बैक्टीरिया हो, इसमें कुछ आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं और राइबोसोम होता है कौन सा, 70s टाइप का। इसीलिए ये हाइपोथेसिस ज्यादा लॉजिकल लगती है कि the bacteria during the evolutionary process of the eukaryotic cells actually entered into the eukaryotic cell and behaved as what, behaved as the endosymbionts and the components required for the synthesis of proteins. वो सारे कंपोनेंट्स नहीं है, यानी कि अच्छा, और डिवीजन कैसा होता है, फिशन यानी कि बैक्टीरिया में होता है बाइनरी फिशन, वैसा ही होता है। और देखो, द कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, व्हाट डू यू कॉल्ड दैट प्रोसेस, ट्रांसलेशन, यस। तो हमारे सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर एक अलग ही कंपोनेंट, एक अलग ही ऑर्गेनल है, जिसकी अपनी ट्रांसलेशनल जो मशीनरी है वो अपनी इंडिविजुअल है, जैसे कि इस बैक्टीरिया की होती है, ठीक है। साइज मिलता जुलता है। राइबोसोम्स जो हैं देखो 70s टाइप के हैं। सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल जो हमने स्टार्टिंग में बैक्टीरियल जीनोम के बारे में पढ़ा था, ठीक है, सिंगल क्रोमोसोम वैसा ही है, तो ऐसा ये है, ठीक है। तो वायरसेस और बैक्टीरिया जो हैं वो एक्चुअली उन्होंने यूकैरियोट, मतलब जब इवोल्यूशन हुआ तो बैक्टीरिया से ही हुआ भाई, और एवोल्यूशन के बाद जो है ऐसा कहा जाता है कि भाई दे चूज अस एज द होस्ट, फेवरेबल होस्ट, ठीक है। तो वही जो ये जो पेंडेमिक फैला हुआ है, तो इसके बारे में यही क्या मतलब, एक मैं वो देख रहा था, डिस्कशन देख रहा था, तो उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि भाई दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, भाई उनके लिए रॉन्ग थोड़ी है भाई, वो तो एंडोसिम्बायोंट है ही, सिम्बायोंट नहीं है इस केस में मतलब कि उनके लिए हम होस्ट हैं ही, वो तो बिलियंस ऑफ, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स से हैं, मिलियंस नहीं बिलियंस बोल देंगे हम, क्योंकि 4p हम बोलते हैं ना फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ। तो और 2p यूकैरियोटिक सेल थी, टिपिकल यूकैरियोटिक सेल।
तो इस टाइप से मतलब उनके लिए तो हम होस्ट हैं, आज से नहीं, हम बिलियंस ऑफ ईयर से उनके लिए होस्ट हैं। बस हमारी जो मल्टी सेलुलरिटी है वो बढ़ती गई, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई, और उनके लिए हमारे अंदर रहना और ज्यादा आसान होता गया। हमारे अंदर रहने के लिए उनके पास बहुत सारे जो हैं प्लेसेस आते गए, है ना। गट है, ब्लड है, ठीक है, गट मेनली जो फॉरेस्ट ऑफ बैक्टीरिया कहलाता है, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, वैसा है। तो बहुत ही अजीब सी जो चाल है नेचर की, ये कह सकते हो कि कोई पेट है जिसको छोड़ दिया हो, ठीक है, उसे लग रहा हो कि अच्छा अब तो फ्रीडम है जाने की, लेकिन एक्चुअली उसके गले में रस्सी बंधी हुई है, और वो जो रस्सी की डोर है वो जो मालिक है उसके हाथ में है। तो बहुत मतलब थोड़ा सा दूर जाके और उसके बाद फिर वो अटक जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल उसी टाइप से है कि जो नेचर है, नेचर के हाथ में हमारी डोर है। हम भले ही कितना जो है घूम ले फिर लें, इधर उधर भाग लें, हमें लगे कि ओके वी आर एक्चुअली इंडिपेंडेंट स्पीशीज, वी आर द डोमिनेटिंग स्पीशीज, लेकिन अपनी हद को जैसे थोड़ा सा पार करने लगते हैं वो लपेट लेता है, नेचर थोड़ी सी रस्सी लपेट लेती है, खींच लेती है, ठीक है। तो जिससे हैसियत जो है अपनी पता चल जाए कि नहीं नहीं अच्छा ऐसा है क्या, ओके ओके। तो हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा, आउटर इनर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस, अंदर मैट्रिक्स क्रिस्टा के फॉर्म में होते हैं, दोनों एक्वस कंपार्टमेंट हैं, और यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन मेनली होता है, पावर हाउस है, एनर्जी करेंसी एटीपी का फॉर्मेशन करता है, और बैक्टीरिया से इसकी इतनी सारी सिमिलरिटीज होती हैं। इज दिस क्लियर? सर ये अगर थोड़ा सा और इवॉल्व होता तो पूरा बैक्टीरिया बन जाता। नहीं, ये बैक्टीरिया था ही बेटा, ये ऑलरेडी बैक्टीरिया था, ये बैक्टीरिया था, ये एंडोसिम्बायोसिस किया है इसने, यूकैरियोटिक सेल के अंदर आया है ये, ठीक है, और वहां पर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल भी हुआ होगा इतने टाइम में, तो ठीक है, और इसने अपने आप को अडेप्ट कर लिया जिससे कि इसको बाहर ना रहना पड़े, बाहर जो फूड का सिंथेसिस है, जैसे कीमो मतलब हेटरोट्रॉफ थे, तो इनको वो सब चीजें ना करनी पड़े, इनको सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं और एक जो सेफ एनवायरनमेंट है वो मिल जाएगा। इन रिटर्न ये एटीपी फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है, जो पूरी सेल के एनर्जी के लिए रिक्वायरमेंट है जिस, ठीक है। हम प्लास्टिक करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर। ओके बाय, ठीक है।